नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की हालत इस वक्त उस चूहे जैसी हो गई है जो हराम की दौलत खा खा के इतना मोटा हो गया कि अब वह अपनी बिल से भी बाहर नहीं निकल पा रहा और लोग हैं कि बिल में पानी डाले पड़े हैं। मोहम्मद यूनुस किस हालत में होगा समझा जा सकता है। आज का एपिसोड दिलचस्प है। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी देते रहें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, बांग्लादेश में यूनुस को लेकर दो चीजें चर्चा का विषय हैं। एक तो यह चर्चा हो रही है वहां पर कि मोहम्मद यूनुस कभी भी यानी 15 जनवरी से पहले यानी ढाका में जो छात्रों का आंदोलन फिर शुरू होने वाला है उससे पहले भाग सकता है, क्योंकि उसे तमाम चीजों पर छात्रों के समूह ने 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। और दूसरा यह कि यूनुस का एक इंटरव्यू अभी हाल ही में उसने दिया है जिसके जरिए बंगालियों में यह बहस हो रही है कि ट्रंप शपथ लेने के बाद यूनुस की जिंदगी को और ज्यादा जहन्नुम बना देंगे। क्यों 15 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस भागेगा? कैपिटल टीवी पर कुछ विश्लेषणों में आपके साथ इस पर चर्चा हो चुकी है। बात करते हैं हालिया इंटरव्यू की जिसमें यूनुस ने बाइडन, कमला हैरिस, ओबामा और क्लिंटन जैसे लिबरल पाखंडियों के साथ अपनी चापलूसी का बखान तो खूब किया, मगर उसने यह भी बता दिया कि ट्रंप उसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। दोस्तों, यूनुस ने लगभग यही कहा कि 20 जनवरी को शपथ लेते ही प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप उसकी हजामत बनाना शुरू कर देंगे। यूनुस ने बंगाली चैनल न्यूजेड को दिए लंबे चौड़े इंटरव्यू में बंगालियों को झांसा देने के लिए और भी कई हवाई बातें की, जैसा कि वह करता रहता है। मगर अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बाइडेन, कमला बुआ, ओबामा और क्लिंटन जैसे पाखंडी लिबरलों की हार से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ होगा दोस्तों तो इस वक्त वह यूनुस ही है। यूनुस ट्रंप की जीत के बाद कितना डरा हुआ है और कैसे एक एक दिन गिन रहा है, उसकी प्रतिक्रियाओं में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चीजें साफ नजर आती हैं। ट्रंप तो काटने को तैयार बैठा ही था। आपने अमेरिका का झंडा पैरों तले को चलवाया था ढाका में, तो आप ट्रंप से उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपके साथ क्या करेगा। लेकिन यूनुस ने अपने जनाजे का और भी इंतजाम करने लगा है, कर लिया है, लगातार कर रहा है। यूनुस 6 महीने से बांग्लादेश में चीजों को सुधारे जा रहा, मगर चीजें हैं कि सुधर ही नहीं पा रही। यह जरूर है कि यूनुस ने चीजों को और लीप पोत दिया। सरकार की इनकम नहीं हो पा रही, सरकार परेशान है, लोगों के पास काम धंधा नहीं, खरीद बिक्री भी ठप है बांग्लादेश में, तो सरकार की इनकम बंद है, समझा जा सकता है। अब सवाल है कि सरकारी खर्च चले कैसे। यूनुस की सरकार ने इसका तरीका निकाला कि टैक्स वसूलते हैं। अभी 45 वस्तुओं पर टैक्स लगाने की यूनुस सरकार ने घोषणा की थी और अब एक और टैक्स थोपा जा रहा है जो बांग्लादेश की मौजूदा हालत को और ज्यादा खराब करने में मददगार होगा, उसे और जहन्नुम में पहुंचाएगा। असल में यूनुस सरकार ने कारपोरेट इनकम टैक्स को दोगुना यानी 20% कर दिया है। रेफ्रिजरेटर, एसी और मोटरसाइकिल जैसे जो जरूरी उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें अब कारपोरेट टैक्स के रूप में दोस्तों बांग्लादेश में 20% और ज्यादा टैक्स देना होगा। इसका मतलब जानते हैं, कंपनियां पहले से ही बांग्लादेश में जूझ रही हैं। जो थोड़ी बहुत कंपनियां हैं बंद की वजह से जूझ रही हैं और हड़ताल की वजह से तमाम कंपनियां फिलहाल बंद बताई जा रही हैं। बांग्लादेश जहां टूथपेस्ट तक निचोड़ के, साबुन काट के और छोटे छोटे पाउच वाले सामानों का, सस्ते सामानों का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पहले से ही परेशान मिडिल क्लास कैसे रेफ्रिजरेटर और एसी जैसी चीजों की डिमांड करेगा। डिमांड तो पहले से ही कम है। अब होगा यह कारपोरेट टैक्स थोपने के बाद कि कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो जाहिर है कि कंपनियां खर्च में दूसरी कटौतियां करने के लिए मजबूर हो सकती हैं। चूंकि डिमांड है नहीं तो कर्मचारियों की छटनी भी करनी पड़ सकती है और जो कंपनियां बाहर की हैं वहां काम कर रही होंगी वे बांग्लादेश छोड़कर बाहर का रुख कर सकती हैं। बांग्लादेश में बेकारी इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है। रोजगार के नाम पर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे का काम है। करोड़ों की संख्या में लोअर मिडिल क्लास तबका जो बांग्लादेश का है दोस्तों, वह गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है और एक कतार लगी हुई है, एक सिलसिला है नीचे जाने की ओर।
अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में कौन ऐसी फ्रिज, मोटरसाइकिल जैसी चीजों को खरीदेगा जिससे यूनुस सरकार को 20% ज्यादा कारपोरेट टैक्स के रूप में कमाई होगी। यूनुस सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश ने हासिल क्या किया है, इसे फाइनेंशियल ईयर 2024 की आखिरी तिमाही में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ से भी समझ सकते हैं, जो 3.91% है। हसीना के वक्त पहली तिमाही में यह 6.04% था। चुनाव से पहले और बाद में जब हिंसा शुरू हुई और अराजकता का माहौल बना, यह नीचे गिर के कहां पहुंच गया है, खुली आंखों देख सकते हैं। अब बाइडेन प्रशासन के जाने के बाद यूनुस के पास बांग्लादेश में कोई चारा नहीं बचा है। हिंदू घृणा और भारत विरोध में भारत से कब का दूर जा चुका है बांग्लादेश। भारत के हाथ खींचने के बाद बांग्लादेश घुटनों पर बैठा हुआ है, मगर उसकी ऐंठन है कि कम नहीं हो रही। अगर मोदी जी ने खाने पीने के जरूरी सामान बांग्लादेश में नहीं भिजवाए होते तो शायद आज की तारीख में बांग्लादेश कब का भुखमरी का शिकार बन गया होता। पाकिस्तान, जिसका खुद का 2 वक्त खाने का ठिकाना नहीं हुआ, कितने दिन तक चीनी देकर बांग्लादेशी रसगुल्ले की मिठास बनाए रख पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। उस पर एक नई मुसीबत बांग्लादेश के दरवाजे पर सामने खड़ी हो गई है, रोहिंग्या शरणार्थियों का संकट। बांग्लादेश पहले से ही करीब 1 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। म्यांमार में मौजूदा सिविल वार की वजह से ज्यादा शरणार्थी निकल के बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। नए शरणार्थियों को बांग्लादेश में रोकने के प्रयास हो रहे थे, कुछ और देश भी ऐसा ही कर रहे हैं, मगर यह खबर देखिए, साफ कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाना आपकी यानी बांग्लादेश की प्राथमिकता है। रोहिंग्या की तकलीफ दिख रही, बावजूद कि बांग्लादेश में जिस तरह दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सिलसिलेवार हमले हुए, वह उसे नजर नहीं आया, क्योंकि वे पश्चिमी संस्थाओं की खूनी राजनीति में फिट नहीं बैठते। खैर, बाइडेन प्रशासन ने अभी हाल ही में यूनुस सरकार को $199 मिलियन का चंदा रोहिंग्याओं के नाम पर ही दिया था। कई और संस्थाओं ने भी भारी भरकम चंदे दिए, तो बांग्लादेश को रोहिंग्या लेना ही पड़ेगा। यूनुस सरकार ने अगर अपने सरदार का नमक खाया है तो अब गोली भी उन्हें ही खानी पड़ेगी, कोई तीसरा नहीं आएगा। बांग्लादेश के एनजीओ बाजों ने रोहिंग्या के नाम पर दोस्तों दुनिया भर से चंदा वसूल किया, और उसका क्या किया, यह बड़ा सवाल है। झोले छाप एनजीओ बाज खा गए उसे शायद। यूनुस एंड टीम 6 महीने से खूब दावत उड़ा रही है, भले ही बांग्लादेशी भरपेट भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त यूनुस एंड टीम की राजनीतिक अनुभवहीनता और अय्यासियों की वजह से दोस्तों महंगाई इधर बांग्लादेश में इस वक्त 10% से ऊपर जा चुकी है। एक चीज पता नहीं आपने गौर किया नहीं, 6 महीने में यूनुस काफी चिकना और मोटा हो गया है। यही यूनुस पहले मरियल सा दिखता था, जैसे किसी ने हैंगर में कुर्ता लटका दिया हो। मैं उसका न्यूज 8 पर इंटरव्यू देख रहा था तो यूनुस का पेट निकला नजर आया, गाल वाल भी उसके चिकने लग रहे थे, लाल लग रहे थे। मैंने यूनुस की कैबिनेट में शामिल यूनुस के दूसरे चमचों को भी देखा। कल तक इन झोला छाप एनजीओ बाजों के चेहरे पर झाई नजर आती थी, मगर अब कैबिनेट का नूर यूनुस और उसके चमचों के चेहरों पर साफ साफ झलक रहा है। साफ पता चल रहा है कि मलाई खाई गई है, जमकर दावतें उड़ाई गई। बाकी सवाल है यूनुस की कैबिनेट कितने दिन तक बची रह पाएगी। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और वह भी तब जब बकरा बूढ़ा हो चुका है और पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त बंगाली बेचारे भूखे नजर आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वे अपने बकरे को नेचुरल डेथ में जाया करेंगे। कितने दिन यह बकरा हसीना हसीना खेलकर बांग्लादेश में अपनी जान बचाएगा। अब तो उसकी हालत बिल में फंसे मोटे चूहे जैसी हो गई है। हसीना को तो जान बचा के भागने का मौका मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मौका यूनुस को मिल पाएगा, क्योंकि उसका जहाज उड़ के तो भारत के ही एयर स्पेस से जाना है कहीं भी, और बंगालियों से बेपनाह प्यार करने वाले मोदी जी शायद ही उसे अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दें। म्यांमार की तरफ तो जाएगा नहीं, जंगी माहौल है वहां, और किसी ने गलती से मिसाइल दाग दी तो हवा में ही यूनुस का राम नाम सत्य हो सकता है। और रोहिंग्याओं का हमदर्द यूनुस कभी भी
यह रिस्क नहीं लेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शांति दूतों के रिपोर्ट करने की वजह से लगातार वीडियो का रीच बहुत गिर चुका है। व्यूज में आप उसे देख भी रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।